अध्ययन करना आसान है, टक्करों का अध्ययन करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टक्करें एल निर्देश तंत्र में होती हैं। अतः हमें सी निर्देश तंत्र को एल निर्देश तंत्र में रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। हम मान लेते हैं कि एल निर्देश तंत्र में दो कण हैं, m1 और m2 विराम द्रव्यमान है इनका, और m1 का संवेग है p1 और ऊर्जा है E1। m2 स्थिर है, इसलिए m2 का संवेग p2 0 है और इसकी कुछ ऊर्जा है E2। टक्कर के बाद ये दोनों मान लेते हैं θ1 और θ2 कोण पर जाते हैं। चूंकि अप्रत्यास्थ टक्करें हो रही हैं, इसलिए द्रव्यमान यहाँ पर m1 m2 से भिन्न होंगे, m3 और m4 क्रम से। ओके, m3 का संवेग p3 हो जाता है और ऊर्जा E3, m4 का संवेग p4 और ऊर्जा E4। एल निर्देश तंत्र में संवेग ऊर्जा इस प्रकार से है, और सी निर्देश तंत्र में मान लेते हैं कि m1 द्रव्यमान के कण का संवेग है p1 डैश, ऊर्जा है E1 डैश, और m2 द्रव्यमान के कण का संवेग है p2 डैश और ऊर्जा है E2 डैश। टक्कर के बाद p3 डैश, E3 डैश, p4 डैश, E4 डैश संवेग और ऊर्जाएं हो जाती हैं। ओके, मान लेते हैं कि एल निर्देश तंत्र में निकाय का द्रव्यमान केंद्र VC वेग से गति कर रहा है, तो सी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एल निर्देश तंत्र -VC वेग से गति करता हुआ प्रेक्षित होगा। द्रव्यमान केंद्र का वेग हमने लास्ट क्लास में ज्ञात किया था, P1 वेक्टर c² बाय E1 प्लस m2 c²। ओके, संवेग ऊर्जा संबंध से लॉरेंज रूपांतरण यदि अप्लाई करते हैं तो एल निर्देश तंत्र में m3 द्रव्यमान कण का ऊर्जा होगा E3 बराबर गामा E3 डैश प्लस P3 डैश cos थीटा डैश। यहाँ पर गामा का वैल्यू यदि हम गामा का वैल्यू क्या है, E1 प्लस m2 c² बाई E डैश। यहाँ E3 डैश का वैल्यू है E डैश स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर c² माइनस m4 स्क्वायर c² बाई 2 E डैश, और P3 डैश यहाँ पर है 1/2 E डैश c इंटू E डैश माइनस m3 c² पर होल स्क्वायर माइनस m4 स्क्वायर c पर पावर 4 टू पावर 1/2 और इंटू E डैश प्लस m3 c² माइनस m4 स्क्वायर c पर पावर 4 होल पावर 1/2। जब हम E3 डैश, P3 डैश और गामा का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें E3 मिलेगा समीकरण 3 के अनुसार। ओके, समीकरण 3 ये रहा, आप देख सकते हैं E1 प्लस m2 c² बाई E डैश इंटू E डैश स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर c² माइनस m4 स्क्वायर c² बाई 2 E डैश प्लस cos थीटा डैश बाई 2 E डैश c इंटू E डैश माइनस m3 c² पर होल स्क्वायर माइनस m4 स्क्वायर c पर पावर 4 पर पावर 1/2। इसी प्रकार E डैश प्लस m3 c² पर होल स्क्वायर माइनस m4 स्क्वायर c पर पावर 4 टू होल पावर 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या निकालेंगे, विराम द्रव्यमान m3 वाले कण का संवेग निकालेंगे x दिशा में। ओके, तो P3x बराबर क्या होता है, यदि यहाँ पर हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण अप्लाई करें तो गामा P3x डैश प्लस VC बाई c² E3 डैश, और P3x की जगह हम यूज कर सकते हैं P3 cos θ1 बराबर गामा P3 डैश cos थीटा प्लस VC बाई c² E3 डैश। सिमिलरली संवेग का y घटक क्या होगा, जिस तरह हमें पता है कि y डैश बराबर y होता है, इसी तरह P3 sin θ1 बराबर होगा P3 डैश sin थीटा डैश। ओके, समीकरण 3 और समीकरण 3 का डिवाइड करेंगे समीकरण 4 में, तो हमें मिलेगा tan θ1 बराबर sin थीटा डैश बाई गामा cos थीटा डैश प्लस VC बाई P3 डैश c² E3 डैश। ओके, यहाँ से tan θ1 मिलेगा sin थीटा डैश बाई गामा cos थीटा डैश प्लस अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या है, VC बाई P3 डैश c² E3 डैश। ओके, अल्फा का मान जो है ये 1 से कम या 1 के बराबर या 1 से अधिक हो सकता है। ओके, अल्फा के अलग अलग वैल्यूज पर हम tan θ1 का वैल्यूज देखने वाले हैं। यदि थीटा डैश बराबर 0 डिग्री है अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए, थीटा डैश बराबर 0 है तो tan θ1 बराबर होगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो tan θ1 बराबर 0 होगा, और इसके लिए θ1 कितना होगा 0। थीटा डैश यदि π/2 है तो tan θ1 होगा ग्रेटर देन 1, और θ1 यदि और ग्रेटर देन 1 होगा, और ये थीटा यहाँ पर θ1 होगा ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, यदि थीटा डैश cos इनवर्स अल्फा है, उस पर्टिकुलर केस में tan θ बराबर होगा, tan θ1 बराबर होगा इनफाइनाइट, और θ1 बराबर होगा 90। थीटा डैश यदि पाई है
तो tan थीटा 1 बराबर होगा -0 और थीटा 1 बराबर होगा पाई। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी तंत्र में थीटा डैश का मान 0 से लेकर पाई तक बदलता है, तो एल तंत्र में थीटा 1 का मान भी 0 से लेकर पाई तक बदलता है। ये कब रहेगा? जब अल्फा इज लेस देन 1। ओके, अब केस 2 देखें, जब अल्फा बराबर 1 है तो tan थीटा 1 बराबर होगा sin थीटा डैश बाय गामा cos थीटा डैश प्लस 1। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 1 है। ओके, तो tan थीटा 1 बराबर होगा 1 अपॉन गामा tan थीटा डैश बाय 2। ओके, जब थीटा डैश 0 डिग्री है तो tan थीटा 1 0 होगा, यानी थीटा 1 बराबर 0, और थीटा डैश पाई है तो tan थीटा 1 इनफाइनाइट होगा, मतलब थीटा 1 बराबर होगा पाई बाई 2। तो क्लियर है, यहाँ से थीटा डैश का मान 0 से लेकर पाई तक बदलता है। एल निर्देश तंत्र में थीटा 1 का मान 0 से पाई बाई 2 तक ही बदलता है। इसका अर्थ क्या है कि एल निर्देश तंत्र में पश्च प्रकीर्णन नहीं होता है। ओके, सी निर्देश तंत्र में मान बदल रहा है 0 से लेकर पाई तक, लेकिन एल निर्देश तंत्र में मान केवल बदल रहा है कहां से कहां तक? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। पश्च प्रकीर्णन संभव नहीं है। ओके, यदि अल्फा वेरी ग्रेटर देन 1 हो तो थीटा डैश 0 पर tan थीटा 1 0 होगा, तो थीटा 1 0 होगा, और थीटा डैश पाई पर थीटा 1 0 होगा। मतलब अल्फा इज वेरी ग्रेटर देन 1 के लिए थीटा डैश का मान 0 से पाई तक बदलने पर भी एल निर्देश तंत्र में थीटा 1 का मान 0 ही रहता है। अतः सी निर्देश तंत्र में 0 से लेकर पाई के बीच कोई थीटा m डैश ऐसा होना चाहिए जिस पर थीटा 1 का मान क्या हो? उच्चतम हो, क्योंकि थीटा डैश जब 0 है तभी भी 0 वैल्यू और पाई है तभी भी 0, तो 0 से लेकर पाई के बीच थीटा 1 का कोई मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम लिखें तो tan थीटा 1 बराबर होता है sin थीटा डैश बाय गामा cos थीटा डैश प्लस अल्फा। यदि इस इक्वेशन का हम थीटा डैश के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा गामा 1 प्लस अल्फा cos थीटा डैश बाय गामा स्क्वायर cos थीटा डैश प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा डैश बराबर 0। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम dy बाई dx को 0 पुट करते हैं। अब ये d थीटा 1 बाई डी थीटा डैश 0 तभी होगा जब 1 प्लस अल्फा कोस थीटा डैश बराबर क्या हो यहाँ पर 0। ओके, और 1 प्लस अल्फा कोस थीटा डैश 0 होने का मतलब है थीटा डैश या थीटा m डैश थीटा डैश का मैक्सिमम मान बराबर होगा कोस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। तो थीटा m डैश पर थीटा 1 का मान क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो जब भी थीटा डैश का मान कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अल्फा हो, उस स्थिति में अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए थीटा 1 का वैल्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा।